mechanism of urine formation, urine formation, ये टॉपिक पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखिए यूरिन फॉर्मेशन में ये तीन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, सीक्रेशन। इन तीनों प्रोसेस को समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है पढ़ लेने के, समझ लेने के बाद भी। ये किस तरह से है जरा देखिए। ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होके फिल्ट्रेट बाउमेंस कैप्सूल में पहुंचता है। ये जो प्रोसेस है डियर, ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पर जो भी फिल्ट्रेट यहाँ आता है वो सेलेक्टिव नहीं होता है। इसका मतलब बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो भी इसमें आ जाती हैं, एक्सेप्ट जो आरबीसीज हैं, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स हैं, और जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। तो जरूरत होती है कि वो बॉडी को वापस लौटा दिया जाए, उसी को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और जब कुछ वेस्ट रह जाता है तो वो ब्लड से पहुंच जाता है इन ट्यूब्यूल्स में, उसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। ठीक है, देखो नाम है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, पर आप कहो ट्यूब्यूल में से रीएब्जॉर्प्शन, और ट्यूब्यूलर सीक्रेशन का मतलब ट्यूब्यूल में सीक्रेशन, ट्यूब्यूल के अंदर सीक्रेट करेगा ब्लड बॉडी का। क्योंकि ट्यूब्यूलर सीक्रेशन से कंफ्यूजन होता है कि ट्यूब्यूल सीक्रेट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ऐसा नहीं होता। ट्यूब्यूलर सीक्रेशन का मतलब ट्यूब्यूल में सीक्रेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्प्शन बॉडी में, और ट्यूब्यूल में सीक्रेशन होता है। ये तीन चीज होती है। डायग्राम इसीलिए बनाया क्योंकि इस डायग्राम से आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाला आपके दिमाग में। सबसे पहले इसमें से जो टॉपिक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो समझते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? हम बना लेते हैं बाउमेंस कैप्सूल को तो हमें बेटर समझ में आएगा। यहाँ बाउमेंस कैप्सूल की जो इनर मार्जिन है डियर, वहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। ये कौन सी है? सिंपल स्क्वैमस इनर लाइनिंग में, ये भी सिंपल स्क्वैमस इनर लाइनिंग में, और यहाँ पे भी सिंपल स्क्वैमस होती है जो आउटर लाइनिंग में होती है। तो इनर लाइनिंग में सिंपल स्क्वैमस, आउटर में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। इससे बहुत आसानी से एब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट का। ये क्या है? दिस इज सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस। ठीक है, पर यहाँ बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ ये स्पेशल सेल्स होती हैं। इन सेल्स को कहा जाता है पोडोसाइट्स। ये सेल्स हैं। ये जो सेल्स है, अगर इसको हम थोड़ा एनलार्ज करके बनाएं तो हमें समझ में आएगा कि ये सेल्स फुट जैसी है, कुछ इस तरह से सेल्स होती हैं, ऐसे करके। ये इनर मार्जिन में बाउमेंस कैप्सूल के बीचों बीच होती हैं, और इसी को हम कहते हैं पोडोसाइट्स या फुट सेल, फुट सेल्स। ये बीच में लगी होती है बाउमेंस कैप्सूल की इनर मार्जिन के बीच में। इनमें फिल्ट्रेशन स्लिट बन जाती है। ये है फिल्ट्रेशन स्लिट, जो कि अराउंड 25 नैनोमीटर बड़ी होती है। फिल्ट्रेशन स्लिट होने की वजह से आसानी से फिल्ट्रेट अंदर चला आता है। इन स्लिट में से फिल्ट्रेट बहुत आसानी से चलाएगा, साथ ही साथ सिंपल स्क्वैमस से भी चलाएगा। अगर हम यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज को देखें तो वो भी खासी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में आप जानते हो केवल एंडोथेलियम होता है, विच इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पर केवल क्या है? एंडोथेलियम, एंडोथेलियम
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर होती है, दिस इज एंडोथेलियम। एंडोथेलियम। केवल इतना ही नहीं, जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ बॉमेंस कैप्सूल के अंदर आती हैं, ये ग्लोमेरुलस की कह लीजिए ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनमें पोर्स भी होते हैं। देख रहे हैं आप, पोर्स हैं, और ये पोर्स 50 to 100 नैनोमीटर बड़े होते हैं। देखिए, बॉडी की किसी और ब्लड कैपिलरीज में पोर नहीं होते, केवल यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज है उनमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, वो भी 50 से 100 नैनोमीटर बड़े। इसीलिए जो ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरीज है वो बॉडी की किसी और ब्लड कैपिलरी से 100 गुना ज्यादा परमेबल है, 100 टाइम्स मोर परमेबल है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट एंडोथेलियम को तो पार करके आ ही जाता है, परंतु पोर्स को पार करके कितनी आसानी से आएगा ये आप जानते हैं। तो धड़ाधड़ सारा फिल्ट्रेट यहाँ चला आता है, और जब चला आता है तो यहाँ पे बनता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ये पोर्स 50 से 100 नैनोमीटर बड़े, फिल्ट्रेशन स्लिट जो पोडोसाइट की है वो भी 25 नैनोमीटर बड़ी हैं। तो इससे होता क्या है डियर, कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, नॉन सेलेक्टिव है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट असल में होता क्या है कि पूरे ब्लड में से ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस ब्लड प्रोटीन, इसका मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेट में ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन को छोड़कर सारी चीजें आ जाती हैं, जो भी और चीजें होती हैं, चाहे वो ग्लूकोज, चाहे वो अमाइनो एसिड, चाहे वो आयंस हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे और कोई चीज हो। केवल क्या रह जाता है ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट में नहीं आता। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं बाउमेंस कैप्सूल में। अब सारे न्यूट्रिएंट आ गए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, NaCl, बाइकार्बोनेट आयन, तो ऐसा थोड़ी कि बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, वो सब चीजें हमें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन इस फर्स्ट पार्ट में ही हो जाता है। फर्स्ट पार्ट आप जानते हो वो होता है PCT, ये है फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर 70% फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। आप कह सकते हो 70% रीएब्जॉर्प्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेट का, ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट 70% रीअब्जॉर्प्शन होता है। इतनी तेजी से रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो पाता है? ऐसा इसलिए हो पाता है डियर, क्योंकि यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल या क्यूबॉइडल विद माइक्रोविलाय होता है, जो आपको बताया जा चुका है टिश्यू में। ये PCT पे इस तरह से ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है डियर। ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होता है। जो ये ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाय वो सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से होता है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर PCT के बेसोलेटरल लाइन पे, यहाँ बेस पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, दे आर फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन करते हैं, इसीलिए यहाँ से NaCl, यहाँ से वाटर, यहाँ से ग्लूकोज, यहाँ से अमाइनो एसिड, ये सबके सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आपको 3/4 of ultrafiltrate और 70% of ultrafiltrate is reabsorbed in PCT। क्यों? क्योंकि brush bordered cuboidal epithelium है, which increases the surface area for active absorption at the base। mitochondria are also present, numerous mitochondria are present, which provides energy for the active absorption। वो active absorption को करते हैं। तो यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेट 70% एब्जॉर्ब हो जाता है। सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन किसी भी चीज का वो कहाँ पे होता है? PCT पे होता है। अब बात करते हैं कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट बनता है उसको यहाँ छनने के लिए, यहाँ आने के लिए कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है? बिना प्रेशर के तो आएगा नहीं। वो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, इन बातों को हम देखते हैं अब, ठीक है? इन बातों को
ये बॉमेंस कैप्सूल, एफेरेंट आर्टीरियोल एंड इफरेंट आर्टीरियोल। देखिए हार्ट ब्लड को पंप करता है और प्रेशर के साथ इस ग्लोमेरुलस में आता है। वो जो प्रेशर होता है यहाँ पर, वो इन फिल्ट्रेट को नीचे जो है फिल्टर होने में, छनने में मदद करता है। यहां से जब ब्लड इफरेंट आर्टीरियोल में जाने लगता है, इफरेंट आर्टीरियोल, तो जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से निकल नहीं पाता, क्योंकि इफरेंट आर्टीरियोल हैव लेसर डायामीटर as compared to efferent के कंपैरिजन में इसका डायमीटर कम होता है, तो ये बैक प्रेशर देता है और यहाँ प्रेशर और इंक्रीज होता है। तो हार्ट ने जो प्रेशर क्रिएट किया और इसने जो बैक प्रेशर दिया, दोनों मिला के यहाँ जो प्रेशर बनता है ना डियर, वो होता है GHP, या इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू होती है 75 mm ऑफ Hg। इसी की वजह से फिल्ट्रेट नीचे छन के आता है। मगर यहाँ पे कई सारे ना डियर ऑस्मोलाइट्स होते हैं। ऑस्मोलाइट्स वो होते हैं जो ब्लड की कंसंट्रेशन को बढ़ा के रखते हैं। ये ऑस्मोलाइट्स इस फिल्ट्रेट को नीचे नहीं जाने देते, अपने पास खींचते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ब्लड की बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ा के रखता है और वाटर को बाहर नहीं जाने देता, तो ये ऑस्मोलाइट्स ये भी बाहर नहीं जाने देते, ये रोकते हैं इसको नीचे जाने से। इसे हम कहते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। BCOP क्या है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये इसको नीचे जाने की जगह ऊपर की तरफ खींचते हैं, ऊपर की तरफ पुश करते हैं कि भैया मत जाओ, आप यहीं रुके रहो, क्योंकि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ा के रखते हैं। और अगर इनकी वैल्यू की बात कीजिए तो इसकी होती है 30 mm ऑफ Hg। इतना ही नहीं, यहाँ जो फ्लूइड होता है कैप्सूल में, वो भी इस फिल्ट्रेट को यहाँ आने नहीं देता, वो प्रेशर ऊपर की तरफ लगाता है कि कहाँ चले आ रहे हो, पहले ही बहुत भीड़ है। तो ये जो यहाँ पर फ्लूइड होता है, ये कैप्सूलर फ्लूइड प्रेशर जनरेट करता है, जो फिल्ट्रेट को नीचे आने से रोकता है। CHP कह सकते हो, और इसकी वैल्यू होती है 10 mm। प्लस यहाँ पे बाहर जो प्रेशर है, यहाँ बाहर भी प्रेशर है, बाहर भी फ्लूइड है, वो भी ऊपर प्रेशर लगाता है, और ये प्रेशर इसके साथ कंबाइन होकर ऊपर फिल्ट्रेट को प्रेशर देता है। ये जो है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर है, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 10 mm ऑफ Hg होती है। ये दोनों मिला लीजिए, CHP और इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, इसको आप लिख सकते हो IFP। तो CHP प्लस IFP अगर हम लें तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं CHP, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ऊपर की तरफ पुश करता है। ये कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है डियर। दोनों को मिला के, इसकी वैल्यू दोनों को मिला के क्या हो गई? 20 mm ऑफ Hg। तो आपने देखा कि ब्लड के नीचे आने के लिए GHP रिस्पॉन्सिबल है, परंतु उसे ऊपर खींचता है BCOP, और ऊपर की तरफ ही धक्का देते हैं ये दोनों मिलकर। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, CHP। ठीक है, ये CHP भी ऊपर धक्का देता है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो कितना आएगा? देखिए, नीचे की तरफ कौन धक्का दे रहा है? GHP। परंतु ऊपर की तरफ कौन धक्का दे रहा है या ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है? वो है आपके, एक तो BCOP
VCOP प्लस CHP, CHP वैल्यूज देखें, इसकी 75 mm माइनस VCOP 30 mm प्लस 20 mm, ये हो गया 50, 50 माइनस 75 इज इक्वल टू 25 mm of Hg. This is the net filtration pressure which forms the ultrafiltrate या which is responsible for the formation of ultrafiltrate. इसी की वजह से ultrafiltrate बनता है, ये प्रेशर है. अब देखिए कई सारे इंडियन ऑथर्स की बुक में आपको ये 10 mm Hg मिलेगा और यूपीएससी 15 एक बार पूछा तो आंसर भी यही दे दिया. मगर अगर आप बात कीजिए AIPMT की तो AIPMT ने इस क्वेश्चन को पूछा है और उसका आंसर जो है वो 25 ही है, उसका आंसर 10 नहीं है क्योंकि फॉरेन राइटर्स 25 लिखते हैं. आप ये कह सकते हो 10 to 25 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर, 10 to 25 mm ऑफ Hg ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है. 10 से 25, पर 10 से कम नहीं, 25 से बहुत ज़्यादा नहीं होता है ये, परंतु ये मैक्सिमम वैल्यू अराउंड 25 आती है. तो 25 आपको याद रखनी है. इंडियन ऑथर्स को पढ़ेंगे तो 10 mm आ जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि AIPMT इस क्वेश्चन को पूछ चुका है. 25 mm ऑफ Hg ये उसका आंसर था. अगर 20 भी मिलता है तो वो भी सही होगा. जो नियर अबाउट ऑप्शंस होंगे 20, 25 वही सही होंगे. 10 बहुत कम हो जाता है, मिनिमम होता है वो. तो इसीलिए 25 mm ऑफ Hg नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है जो फिल्ट्रेट को बनाता है. ठीक है. अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि GFR क्या होता है, ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की वैल्यू होती है 125 मिलीलीटर पर मिनट, या आप कह सकते हो इसको और 180 लीटर्स पर डे. 180 लीटर्स पर डे. GFR की वैल्यू 125 मिलीलीटर पर मिनट है. इसका मतलब हर मिनट में 125 मिलीलीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेट यहाँ बनता है. पूरे दिन का कैलकुलेट करोगे तो 180 लीटर्स आ जाएगा पर डे, जबकि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो क्या होती है 1 to 1.5 लीटर. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 99% ऑफ द अल्ट्रा फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब. जितना अल्ट्रा फिल्ट्रेट दिन भर में बनता है उसका लगभग 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है और इसीलिए वो 1 to 1.5 लीटर यूरिन ही बनती है दिन भर में. तो जरा इस बात को लिखिए. लिखा आपने कि GFR इज 125 मिलीलीटर पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे, और 180 लीटर्स पर डे. But the urine formed is 1 to 1.5 liter per day. But the urine formed is 1 to 1.5 liter per day. That means 99% of the ultrafiltrate. That means 99% of the ultrafiltrate is reabsorbed. 99% of the ultrafiltrate is reabsorbed. 99% ultrafiltrate reabsorb हो जाता है. ठीक है. अब देखिए, अगर आप देखिए तो 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड passes through kidney each minute. हर मिनट में जो ब्लड आता है ना डियर किडनी में वो 1100 से 1200 मिलीलीटर आता है. मगर अल्ट्राफिल्ट्रेट कितना बनता है 125 मिलीलीटर. इसका मतलब इतना ब्लड आता है प्लस उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो रह जाते हैं और 125 मिलीलीटर छनकर आता है. तो इतने ब्लड में से इतना फिल्ट्रेट छनकर आता है. ठीक है. एक और बात इससे पता लगती है 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड वो पर मिनट आ रहा है और पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो लगभग 5 लीटर होता है. तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर 4.5 मिनट में पूरा 5 लीटर ब्लड एक बार किडनी से प्योरीफाई हो चुका होता है. बात समझे आप? इसका मतलब किडनी कितना ज्यादा काम कर रही है. हर 4.5 मिनट में एक बार पूरे बॉडी के ब्लड को प्योरीफाई कर दे रही है और फिर अगले 4.5 मिनट में फिर प्योरीफाई कर दे रही है. तो इस बात को भी लिखिए. पहले लिखिए 1100 से 1200 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड passes through kidney each minute. 1100 to 1200 milliliter of blood passes through kidney each minute. Passes through kidney each minute. That means
That means whole blood of the body is filtered. That means whole blood of the body is filtered through kidney every 4.5 minute. Through kidney every 4.5 minute. Every 4.5 मिनट. ठीक है. एक और टर्म हमें यहाँ पे जाननी है, दैट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मतलब कि कितना प्लाज्मा आया और उसमें से कितना फिल्ट्रेट बना. 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड आ रहा है, उसमें प्लाज्मा कितना होता है? अराउंड 60%. बाकी तो RBC WBC ब्लड प्रोटीन्स होती हैं, उनका तो फिल्ट्रेट से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो कभी भी फिल्ट्रेट में जाती ही नहीं. जो चीज फिल्ट्रेट में जाती है वो प्लाज्मा से ही छन के जाती है, जो भी चीजें प्लाज्मा में होती हैं. तो RBC WBC और प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं, उसको हटा दीजिए. तो पर मिनट जो रीनल प्लाज्मा फ्लो है, मतलब प्लाज्मा जो आता है पर मिनट, ब्लड इतना आता है, इसमें प्लाज्मा लगभग 700 ml होता है, क्योंकि 60% प्लाज्मा होता है ब्लड में. उस प्लाज्मा से ही तो GFR बनता है 125 मिलीलीटर. तो जरा इसको देखते हैं कि GFR 125 मिलीलीटर और रीनल प्लाज्मा फ्लो, टोटल प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू किडनी पर मिनट इज 700 मिलीलीटर. इनटू 100 इसे करा जाता है. तो रीनल प्लाज्मा फ्लो मतलब GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आ जाता है. जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में, डिवाइड आप करेंगे तो लगभग ये 18% आएगा. कितना आएगा? 18%. 0.18 आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 18%. तो भैया आपको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं करना, बार बार आप याद रखिए कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज 18%. एंड व्हाट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन? द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट from the amount of plasma flowing per minute. The amount of plasma flowing through kidney per minute is 700 ml and the amount of filtrate या ultrafiltrate formed is 125 milliliter per minute. So the filtration fraction, that means how much filtrate is filtered from plasma, वही filtration fraction होता है, वो 18% होता है. इसका मतलब जितना यहाँ पे प्लाज्मा आता है उसका 18% अल्ट्राफिल्ट्रेट बन जाता है, वो बाउमेंस कैप्सूल में पहुंच जाता है. ठीक है. तो डियर देखिए, ये सारी बातें हो गई अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में. अब दो चीजें और बचती हैं, वो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन. तो हेडिंग डाल लीजिए, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन. पढ़ते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन. ठीक है. देखिए ये PCT है, यहाँ पे 70% NaCl का एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है. Na+ का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और Cl- पीछे पीछे पैसिवली चला जाता है. पर ऑन दी होल आप कहोगे कि NaCl का 70% एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो गया. एक्चुअली यहाँ पे जो एरोज ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, ये बता रहा है कि बॉडी को लौटा दिए जा रहे हैं, या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है. और जो एरोज नीचे से ट्यूब्यूल में जा रही है, इसका मतलब है कि इनका ट्यूबुलर सीक्रेशन हो रहा है. इसका मतलब ये वापस से ट्यूब्यूल में सीक्रेट कर दी जा रही है ताकि वो यूनिट के साथ बाहर चली जाए. ठीक है. तो यहाँ पे 70% NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है जो कि एक्टिव होता है. ऑलमोस्ट ऑल ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब. लगभग सारा का सारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है ऑलमोस्ट 100%, और इसका एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है. मगर सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है. आप जानते हो ग्लूकोज और अमीनो एसिड वो बॉडी के लिए जरूरी है, वो वेस्ट नहीं है जिनको बाहर फेंक दिया जाए. इसीलिए लगभग सारा का सारा ग्लूकोज और अमीनो एसिड PCT में ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है. इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन 90% रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, और बाइकार्बोनेट आयन HCO3- वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो बफर का काम करता है. इसका मतलब एसिड बेस बैलेंस का काम करता है. इसका मतलब PCT का रोल एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने में भी हो गया. अगर क्वेश्चन आता है क्या क्या फंक्शन है PCT का, रीअब्जॉर्प्शन करता है, साथ ही साथ एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है. यही नहीं, 75% K+ का भी यहाँ एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, और साथ ही साथ जो एक्सेस H+ है उसका सीक्रेशन हो जा रहा है. तो ये जो एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन हो रहा है, ये भी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट है. तो इन तीनों का एब्जॉर्प्शन
और सीक्रेशन, इन दोनों का एब्जॉर्प्शन और इसका सीक्रेशन वो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। इसका मतलब पीसीटी हैज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर है वो 75% यहाँ रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है और वाटर ऑस्मोसिस से रीअब्सॉर्ब होता है जो कि पैसिव प्रोसेस है। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑब्लिगेटरी होता है, इसका मतलब होगा ही होगा, चाहे बॉडी में कमी हो ना हो ज्यादा हो, इससे मतलब नहीं है। 75% वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी। और वैसे देखिए हम लोगों की बॉडी में हमेशा पानी की कमी रहती है, मैमल्स को पानी की कमी रहती है, बहुत ज्यादा पानी नहीं होता। तो यहाँ पे 75% वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, पर वो कैसा है, होगा ही होगा, मतलब ऑब्लिगेटरी, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाता है, विच इज परमेबल टू वाटर एंड इम्परमेबल टू सॉल्ट। जो वाटर के लिए परमेबल है, सॉल्ट के लिए इम्परमेबल है। सॉल्ट बाहर नहीं आता, वाटर बाहर आता है। तो वाटर बाहर आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है और आता जाता है। जब वाटर बाहर आएगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे नीचे आते हुए सोल्यूशन या फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो जाएगा और कंसंट्रेशन उसकी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए इसको हम कहते हैं कंसंट्रेटिंग सेगमेंट। ये कंसंट्रेटिंग सेगमेंट है क्योंकि ये फ्लूइड को कंसंट्रेट कर रहा है और होना भी चाहिए। क्यों? देखिए यहाँ पर कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलिटी है वो 300 मिली ऑस्मोस पर लीटर है। असल में यूनिट होती है ऑस्मोलिटी की। जैसे जैसे किडनी में नीचे जाते हैं मेडुला और इनर मेडुला, ये कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। यहाँ 300, यहाँ 600, यहाँ 900 और यहाँ 1200 मिली ऑस्मोस पर लीटर। तो जो कंसंट्रेशन किडनी में बाहर होती है ना, वही कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की यहाँ होती चली जाती है और होनी ही चाहिए। नहीं होगी तो कंसंट्रेशन मेंटेन कर लेगा अंदर बाहर। तो यही होता है कि जब यहाँ फिल्ट्रेट जा रहा होता है तो फिल्ट्रेट क्या होता है ना, अभी वो थोड़ा डाइल्यूट होता है और यहाँ कंसंट्रेशन नीचे जाती हुई बढ़ रही है। इसीलिए वाटर बाहर आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है और आता जाता है, क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूट है और यहाँ कंसंट्रेटेड है जो जगह है बाहर की। तो इसी कारण से वाटर बाहर आता है। इसका मतलब आप ये बात समझे कि किडनी में यहाँ बाहर जो कंसंट्रेशन होगी वही ट्यूब्यूल के अंदर फिल्ट्रेट की भी होनी चाहिए, वरना मेंटेन कर लेगा फिल्ट्रेट अपने आप को। यहाँ से चीजें अंदर चली जाएंगी, यहाँ से बाहर आ जाएंगी, पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। यही कारण है कि फिल्ट्रेट जो डाइल्यूट होता है जब नीचे आता है तो उसमें से वाटर निकलता जाता है। यहाँ पर 300, यहाँ 600, यहाँ 900 और यहाँ नीचे 1200 कंसंट्रेशन मिली ऑस्मोस पर लीटर। ये ऑस्मोलिटी फिल्ट्रेट की हो जाती है और उसके जस्ट बाहर भी यही ऑस्मोलिटी है, इसीलिए उसकी ऑस्मोलिटी बढ़ती चली जाती है। तो ये सेगमेंट कंसंट्रेटिंग सेगमेंट हो गया। अब ये देखिए डाइल्यूटिंग होता है, ये जो है दिस इज डाइल्यूटिंग सेगमेंट हो गया। ये ऊपर की तरफ डाइल्यूट कर रहा है। कैसे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू सॉल्ट बट इम्परमेबल टू वाटर। ये सॉल्ट के लिए परमेबल है और होना भी चाहिए। यहाँ 1200 है, बाहर 1200 है, यहाँ 300 है तो यहाँ भी 300 होनी चाहिए, वो होगी। यहाँ 12 से 900 होगी, 600 होगी और फिर 300 होगी। कैसे होगी? वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया हमने। तो दो तरीके, एक तो वाटर अंदर जाए ताकि डाइल्यूट होता जाए, जो कि होगा नहीं क्योंकि वाटर तो बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। दूसरा तरीका है कि सॉल्ट ही बाहर चला जाए। अगर सॉल्ट बाहर जाएगा तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। इसीलिए यहाँ सॉल्ट बाहर जाता है और असेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू सॉल्ट बट इम्परमेबल टू वाटर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऊपर जाते हुए इसकी कंसंट्रेशन घटनी चाहिए, ये फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर भी कम होती चली जा रही है। अब होता क्या है कि नीचे से फिल्ट्रेट जब ऊपर जाता है तो इसमें से NaCl जो कि NCERT में लिखा हुआ है, पर अदर सॉल्ट Ca2+, Mg2+, इन सब का पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है थिन सेगमेंट में और थिक सेगमेंट में इनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो सॉल्ट बाहर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है और यहाँ अंदर जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। 1200, 900, 600, 300, 300 तक यहाँ पहुंच जाती है। 300 मिली ऑस्मोस पर लीटर वो कंसंट्रेशन हो जाती है। इसीलिए ये सेगमेंट डाइल्यूटिंग सेगमेंट हुआ क्योंकि इसने कंसंट्रेशन को घटा दिया।
यहाँ आते आते 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर वो कंसंट्रेशन हो जाती है फिल्ट्रेट की, जो बाहर भी है किडनी में। अब यहाँ से बचा हुआ वाटर, NaCl, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन फैकल्टेटिव होगा। फैकल्टेटिव का मतलब अगर बॉडी में कमी है तो एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं है कमी तो नहीं होगा। यहाँ तो होना ही होना था, पर यहाँ पे डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि एब्जॉर्ब करने की जरूरत है तो एब्जॉर्ब होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्चुअली जब बॉडी को वाटर की जरूरत होती है तो ADH का सीक्रेशन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जब जरूरत होती है वो यहाँ आता है, DCT पर वर्क करता है और तब DCT से वाटर एब्जॉर्ब होता है, नहीं तो नहीं होता। तो जब बॉडी को जरूरत होती है तो ADH का सीक्रेशन करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये एब्जॉर्प्शन फैकल्टेटिव हुआ, जरूरत पड़ने पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसका दूसरा मतलब ये भी हुआ कि जब हार्मोन्स आते हैं तब वो यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, नहीं तो नहीं करते। और हार्मोन कब आता है? जब बॉडी को जरूरत होती है, नहीं तो नहीं आता। इसीलिए यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या है? फैकल्टेटिव। साथ ही साथ यहाँ K+H+, क्योंकि K+ यहाँ एब्जॉर्ब हो गया बहुत ज्यादा, यहाँ भी एब्जॉर्ब हो जाएगा K+, तो ऑलमोस्ट 100% K+ एब्जॉर्ब हो जाता है डियर। तो एक्सेस हो जाता है तो उसको सीक्रेट कर देते हैं ट्यूब्यूल में ताकि वो बाहर चला जाए। तो DCT में भी बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, H+ और K+ का सीक्रेशन हो रहा है। इसका मतलब DCT का भी इंपॉर्टेंट रोल है एसिड बेस बैलेंस में। इसका मतलब PCT एंड DCT दे बोथ हैव इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में। इसके अलावा ड्रग्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हिप्यूरिक एसिड और दूसरे सब्सटेंसेस जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है, जो एक्सेस हैं, वो यहाँ सीक्रेट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में फिल्ट्रेट नीचे आता है, तो कलेक्टिंग डक्ट इज परमेबल टू वाटर, तो यहाँ से वाटर निकलता जाता है और नीचे आते हैं फिल्ट्रेट 300 से 600, 900, 1200, बिल्कुल वैसा जैसा कि इसकी जस्ट बाहर है, ऐसा होता जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होता जाता है। पर होता क्या है, यहाँ पे वाटर कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब हो जाता है और यहाँ जो फिल्ट्रेट होता है ना डियर, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी 1200 से ज्यादा हो जाती है, पर बाहर तो 1200 है। इस वजह से थोड़ी सी यूरिन बाहर आ जाती है ताकि अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम रहे। आपको बताया था अंदर और बाहर कंसंट्रेशन सेम रहनी चाहिए। थोड़ी सी यूरिया, थोड़ी सी आने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कि 100 मिलीग्राम बनी है यूरिया, तो यहाँ पर वो 100 क्या 90 चली गई बाहर और 10 अंदर आ गई, ताकि दोनों तरफ ऑस्मोलेटिव बराबर रखे। उसको करने के लिए यूरिया बाहर आती है। इसका मतलब ये यूरिया के लिए भी परमेबल है कलेक्टिंग डक्ट। मगर ये यूरिया कहीं बाहर जाती नहीं, यहाँ से आके ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ रेली में फिर रीअब्सॉर्ब हो जाती है। तो थोड़ी सी यूरिया से घूमती रहती है ताकि कंसंट्रेशन अंदर बाहर सेम रहे। ज्यादा यूरिया जाती रहती है और फाइनली वो यूरिन बनाती है, यूरिन के थ्रू बाहर चली जाती है। तो इस तरह से ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और सीक्रेशन से फाइनली ना वो यहाँ पे यूरिन बनती है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और वो चीजें होती हैं विच इज एक्सेस इन बॉडी। कोई आयन भी एक्सेस नहीं होना चाहिए, जो एक्सेस होती हैं वो चीजें यहाँ पे चली जाती है। मगर एक्सेस का मतलब ये नहीं कि RBC WBC चली जाएगी, एक्सेस हो गई तो वो नहीं जाती। न ग्लूकोज जाता है, न कोई और इंपॉर्टेंट चीजें जाती है, न ग्लूकोज, न अमाइनो एसिड, न प्रोटीन, न ब्लड सेल। ज्यादा भी हो तो नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ये किडनी उसके लिए बनी नहीं है। यूरिन में ये सब चीजें आनी नहीं चाहिए। ये सब चीजें जब यूरिन में आती है ना डियर, तो वो एबनॉर्मल यूरिन होती है और वो किडनी इन्फेक्शन की तरफ इशारा करती है। इसीलिए यही चीजें जो है वाटर जाएगा ज्यादा या कुछ आयंस जाएंगे, मगर जो है RBC, WBC, ब्लड प्रोटीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सब यूरिन में नहीं जाते। ज्यादा का मतलब ये नहीं कि ये भी चले जाएंगे, ठीक है। तो और चीजें जो ज्यादा है वो यूरिन में जाती हैं। तो ये बात हो गई ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन की। अब ये सारे प्रोसेस कैसे कंट्रोल होता है, किडनी कैसे रेगुलेट करता है, किडनी के पास अपना मैकेनिज्म है इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए। तो वही टॉपिक पढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हेडिंग डाल लीजिए, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए एनसीईआरटी में इसके लिए डायग्राम बनाया गया है।
काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में होता है और दोनों लूप ऑफ हेनले में भी होता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना। वासा रेक्टा में जो ब्लड है वो दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करता है नीचे की तरफ। अगर हम बात करें डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर की तरफ और फिल्ट्रेट नीचे की तरफ। तो 180 डिग्रीज पे फ्लो करते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो उसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। एनसीईआरटी ने वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले को अलग अलग दिखाया, हम साथ में बना के दिखाएंगे। एक बार डायग्राम बनाते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो दिस इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले और इसके अराउंड होती है वासा रेक्टा। दिस इज वासा रेक्टा जो इसके अराउंड होती है। अब यहाँ पे लूप जो फिल्ट्रेट है लूप ऑफ हेनले में नीचे फ्लो कर रहा है तो ब्लड यहाँ ऊपर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ऊपर फ्लो कर रहा है तो ब्लड नीचे फ्लो कर रहा है वासा रेक्टा में। इस तरह से इनमें वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले में काउंटर करंट मैकेनिज्म हुआ, वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले। साथ ही साथ ये दोनों लूप ऑफ हेनले में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म है। फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में नीचे जा रहा है तो उसको सराउंड करने वाली वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर जा रहा है। ऐसे ही असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो उसको सराउंड करने वाली वासा रेक्टा में ब्लड नीचे आ रहा है। यहाँ ऑस्मोलैरिटी की भी बात कर लेते हैं तो कॉर्टेक्स के पास 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर ऑस्मोलैरिटी होती है। यहाँ कहीं आप कह लो 600 होती है, यहाँ 900 होती है, यहाँ नीचे 1200 ये मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर ऑस्मोलैरिटी होती है। मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर, मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर ये ऑस्मोलैरिटी की यूनिट होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब यहाँ लूप ऑफ हेनले में नीचे जा रहा है फिल्ट्रेट तो वाटर यहां से निकलता है H2O और वो चला जाता है ब्लड कैपिलरीज में वासा रेक्टा की। अब अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता तो वाटर निकल के एक्यूमुलेट हो जाता। ये कहता और वाटर, कहता पहले ही भरे हुए भी है, कहां से ले, और वाटर पहले ही भरे हुए हैं। तो सेम डायरेक्शन में जाने में वाटर ज्यादा नहीं निकल पाता। आपको याद होगा मैं कहता हूँ वाटर निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ से वाटर निकलता है ये वाटर तुरंत ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यहाँ खाली हो जाती है जगह और वाटर निकलता चला जाता है। वाटर निकलते ही दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है, यहाँ खाली हो जाता है और वाटर निकलता जाता है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो वाटर दिया और वाटर लोगे वाटर है, और वाटर लोगे वाटर है। तो बात समझ रहे हैं आप, सेम डायरेक्शन में ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। ये काउंटर करंट की वजह से ही वाटर निकलता जाता है, निकलता जाता है और निकलता चला जाता है और फिल्ट्रेट और ज्यादा जो है कंसंट्रेट होता चला जाता है। 300, 600, 900, 1200 बढ़ते चला जाता है। यही चीज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में भी होती है। जब यहाँ से सॉल्ट निकलता है, फॉर एग्जांपल NaCl, तो ये सॉल्ट जाता है ब्लड कैपिलरीज में पर यहाँ एक्यूमुलेट नहीं होता क्योंकि ये सॉल्ट यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ कहीं बॉडी को मिल जाता है। तो सॉल्ट का एक्यूमुलेशन यहाँ नहीं हो पाता है, इसी वजह से सॉल्ट निकलता जाता है, निकलता जाता है और निकलता जाता है। निकलते ही आप जानते हो दूसरी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से डिसेंडिंग लिम्ब में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, लगभग 5% एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब होता है। और सॉल्ट का भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में होता है क्योंकि इन दोनों में काउंटर करंट मैकेनिज्म है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस क्या हुई कि यहाँ पे पहले तो फिल्ट्रेट को इसने क्या किया, कंसंट्रेट किया और यहाँ जाते हुए डाइल्यूट भी किया। तो इसका मतलब फिल्ट्रेट में से एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट निकल के बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। तो वाटर और सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन में काउंटर करंट मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और स्पेशली वाटर के, क्योंकि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं और मैमल्स में तो खासकर पानी की कमी होती है, आप जानते हो, तो वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन करना एब्सोल्यूट नेसेसरी है। तो जिस एनिमल में ज्यादा बड़ी लूप ऑफ हेनले होती है वहां वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है और जब वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है तो वहां पे कंसंट्रेटेड यूरिन बनती है। और जिनमें लूप ऑफ हेनले छोटी होती है वहां वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो उनमें डाइल्यूट यूरिन बनती है क्योंकि पानी उसमें ज्यादा होता है।
या यूं कह सकते हैं कि जो एनिमल डेजर्ट में रहते हैं उन्हें पानी की ज्यादा कमी है, तो वहां लूप ऑफ इनले क्या होगी, ज्यादा लॉन्ग होगी। जबकि जो एनिमल पानी में रहते हैं वहां लूप ऑफ इनले शॉर्ट होगी या नहीं होगी। या जिन एनिमल्स को पानी की कम कमी है उनकी लूप ऑफ इनले उतनी ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी जितनी की डेजर्ट एनिमल की लूप ऑफ इनले लंबी होती है। ठीक है, तो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, जो पॉइंट लिखा रहे हैं इसी से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। लिखिए एनिमल्स हैविंग लॉन्ग लूप ऑफ इनले, एनिमल्स हैविंग लॉन्ग लूप ऑफ इनले produces concentrated urine, whereas animals having short loop of inlay produces dilute urine. Animals having long loop of inlay produces concentrated urine, whereas animals having short loop of inlay produces dilute urine. आगे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, दूसरा पॉइंट कि एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव लॉन्ग लूप ऑफ इनले, एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव लॉन्ग लूप ऑफ इनले। ठीक है डियर, तो ये तो बात हो गई जो है यूरिन फॉर्मेशन की, किस तरह से यूरिन फॉर्म होती है। अब हम बात करते हैं कि किडनी अपने फंक्शन को कैसे रेगुलेट करता है। किडनी के पास भी मैकेनिज्म है कि वो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम इन सबको कंट्रोल कर सके और तभी यूरिन सही से बनेगी, न कम न ज्यादा। एक्चुअली होता क्या है कि किडनी का काम होता है छानना, जैसे चलनी होती है जानते होंगे आप, वही चलनी जो करवा चौथ पे ऐसे चार बात को देखी जाती है, वही वाली आटा उससे चाला जाता है। मान लीजिए आपकी मदर ने कहा कि लो बेटा आटा चाल दो, और आप ऐसे पकड़ के धीरे धीरे कोई इमोशनल फिल्म देख के ऐसे ऐसे कर रहे हो धीरे धीरे, तो क्या आटा चलेगा? जी नहीं, क्योंकि प्रेशर कम है। और अचानक मम्मी ने आपको देखा कि आप ऐसे कर रहे हैं, पीछे से बड़ा धड़ाक और आप ऐसे ऐसे करने लगे, तो आधा आटा तो थाली में जाएगा और बाकी नीचे जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर बहुत कम या बहुत ज्यादा हो तो यूरिन वो सही से बन नहीं पाएगी, प्रॉपरली नहीं बन पाएगी। तो थोड़ा कम या ज्यादा ब्लड प्रेशर को किडनी खुद कंट्रोल कर लेती है, और वही उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। बहुत सारी चीजों को किडनी खुद रेगुलेट करती है, कैसे जरा देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शन का रेगुलेशन जो किडनी खुद कर सकती है, क्या क्या होता है। सबसे पहले मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। देखिए मायो का मतलब मसल और जीनिक मतलब ओरिजिन, इसका मतलब किडनी की कोई मसल ऑटो रेगुलेशन खुद से रेगुलेट करेगी। क्या करेगी जरा देखते हैं। देखिए दिस इज बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये बॉमेंस कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्टीरियोल और ये इफरेंट। ठीक है, जब बीपी ब्लड प्रेशर वो हाई होता है तो ज्यादा ब्लड यहां से रश करके अंदर जाना चाहता है। जब ऐसा होता है तो यहाँ एफरेंट आर्टीरियोल्स का डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है। डायमीटर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि तेजी से ब्लड जा रहा है। जैसे ही डायमीटर इंक्रीज होता है यहाँ से Ca2+ अंदर चला जाता है इनकी मसल्स में, और जाते ही जो बढ़ा हुआ डायमीटर से कम कर देता है। इसका मतलब एफरेंट आर्टीरियोल का कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, नॉर्मल डायमीटर कर देता है जितना पहले था। और अब ये तब तक ऐसे रहेगा जब तक बीपी हाई रहेगा। जब बीपी नॉर्मल हो जाएगा तो धीरे से कैल्शियम आयन चला जाएगा और फिर से ये इलास्टिक हो जाएगी, कम ज्यादा डायमीटर कर पाएगी। मगर जैसे बीपी हाई हुआ, बढ़ा, कैल्शियम अंदर आया, फिर घट गया और नॉर्मल डायमीटर हो गया, तो इसका सीधा सा मतलब है इसने जो अमाउंट ऑफ ब्लड इंटर कर रहा था उसे कंट्रोल कर लिया, रेगुलेट कर लिया। ज्यादा ब्लड अब भी नहीं आ पा रहा, जबकि बीपी क्या है? हाई। कैसे रेगुलेट किया? क्योंकि डायमीटर को उसने रेगुलेट कर लिया। क्या क्या हुआ जरा इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टेप वाइज अगर लिखना हो तो आप जानते हो, हाई बीपी हुआ, इससे क्या हुआ? डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल इंक्रीजेस, वो बढ़ गया। Ca2+ from surrounding
इंटर्स एफरेंट, एफरेंट, वो एफरेंट में आ गई और उससे क्या हुआ, इन्होंने कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल कराया, डायमीटर क्या हो गया, नॉर्मल, डायमीटर अगेन बिकम्स नॉर्मल, जब वो नॉर्मल हो गया तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, जो फ्लो कर रहा था पहले वही अब भी करेगा, नॉर्मली करेगा। तो आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू आर्टीरियोल्स इज रेगुलेटेड, जो एफरेंट आर्टीरियोल है उससे अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो रेगुलेट हो गया, वो उतना ही हो गया जितना होना चाहिए। तो ये है मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन, क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल के मसल खुद से रेगुलेट कर लेती है अपना डायमीटर, ताकि ज्यादा ब्लड उनमें इंटर ना करे, भले बीपी हाई। तो एक किस केस में होता है, जब बीपी क्या होता है, हाई। ठीक है, अब दूसरा केस यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल बाय एडीएच, कंट्रोल बाय एडीएच। एडीएच क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब ये डाइल्यूट यूरिन का एंटी है, ये डाइल्यूट यूरिन नहीं बनने देता। इसका मतलब यूरिन को ये क्या बनाएगा, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगी। ठीक है, इसी हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वैसोप्रेसिन क्या होता है वो समझते हैं। जब कभी देखिए, हम यहाँ बना लेते हैं पहले तो ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, दिस इज हाइपोथैलेमस। जब कभी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोमोल्स पर लीटर से ज्यादा हो जाती है, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होने का मतलब पानी कम हो गया बॉडी में, यही मतलब हुआ। अगर पानी कम हो गया तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, और बीपी भी इसका मतलब कम है। इनडायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। तो जैसे ही बॉडी की ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोमोल से ऊपर जाती है, यहाँ हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स इस बात को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस के। और जैसे हाइपोथैलेमस को ये बात पता लगती है, हाइपोथैलेमस यहाँ से एडीएच जो है पिट्यूटरी के थ्रू रिलीज कर देता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये जाता है यहाँ पे नेफ्रॉन्स के पास। ठीक है, ये नेफ्रॉन्स के डीसीटी और कलेक्टिंग जो डक्ट है उनके पास जाता है, और उनके पास जाके यहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। किसका, H2O का एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन कराता है। हमने बताया था कि डीसीटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन फैकल्टेटिव होता है, जरूरत पड़ने पे होता है, खासकर जब एडीएच आता है। तो एडीएच आया, उसने डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्प्शन कराया। ये वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद यूरिन जो है वो कंसंट्रेट हो जाती है, साथ ही साथ ये वाटर ब्लड में चला जाता है और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी तो नॉर्मल होती है, वॉल्यूम ही नॉर्मल हो जाता है, तो बीपी भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कम हो गया होगा जब वाटर की कमी हुई होगी। तो केवल इतना ही नहीं, इसका नाम वैसोप्रेसिन है क्योंकि ये हार्मोन ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराता है, जिससे बीपी को बढ़ा देता है। क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है तो उसका बीपी भी कम हुआ होगा डेफिनेटली, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है और उसके बीपी को बढ़ा देता है। तो आप इसे बना लो, और ये बात भी लिख लो जरा कि वैसोप्रेसिन causes constriction of blood vessels. Vasopressin causes constriction of blood vessels, and thus increases BP. ठीक है, अब ये तो दो मैकेनिज्म हो गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, दैट इज कंट्रोल बाय रैस, RAAS कैपिटल में लिखना है। तो हेडिंग डाल लीजिए जरा, कंट्रोल बाय रैस, RAAS, उसे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कंट्रोल बाय रैस
रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या होता है ये? इसे जानने से पहले हमें ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को पढ़ना होगा। होता क्या है कि हम बनाते हैं इस तरह से, आपने देखा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पीसीटी डीसीटी, पर असल में एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो होता है ना कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ से ये पीसीटी ऐसे घूमती है, लूप ऑफ फिनले ऐसे घूम कर आती है और वो बाउमेंस कैप्सूल के पास से गुजरती है। कौन? डीसीटी। वो बिल्कुल पीछे की तरफ से ऐसे यहाँ पीसीटी और यहीं से डीसीटी बगल से गुजरती है बाउमेंस कैप्सूल के। तो जब आप क्रॉस सेक्शन कट करते हो तो आपको बाउमेंस कैप्सूल और डीसीटी वो क्लोज कांटेक्ट में दिखाई देती हैं। यहाँ पे बाउमेंस कैप्सूल और डीसीटी के बीच में लासी सेल होते हैं जिनका फंक्शन अननोन है, शायद वो इस खाली जगह को फिल करते हैं। ये इफरेंट आर्टीरियोल है और ये एफरेंट आर्टीरियोल है, इफरेंट आर्टीरियोल, ये भी जाते हुए दिखाई देते हैं। तो जब आप डीसीटी पे देखोगे तो एक खास सेल्स होती है, उन्हें कहते हैं मैकुला डेंसा, और एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल पे जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं। इन दोनों सेल्स को मिला के कहा जाता है जेजीए। जेजीए का मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है और यही एपरेटस रेनिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, साथ ही साथ वो इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन का भी सीक्रेशन करता है, जिसका रोल आपने जो है हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में देखा कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि इराइथ्रोपोइटिन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ आरबीसी, और ये रेनिन का रोल यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में है। और ये दोनों ही हार्मोन सीक्रेट करता है जेजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और वो कहाँ होता है? नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी में। ठीक है, तो यहाँ जरा देखते हैं कि क्या होता है, कब ऐसा होता है। लिवर ब्लड में एक प्रोटीन सीक्रेट करके रखता है, उसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। लिवर बनाता है और इसको ब्लड में लगातार सीक्रेट करता रहता है। ये एंजियोटेंसिनोजन जब कभी लो बीपी होता है, जब लो बीपी होता है तो वो जेजीए को स्टिमुलेट कर देता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और वो सीक्रेट करता है इस हार्मोन को जिसका नाम है रेनिन, RENIN। RENNIN वो एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था। तो ये RENIN, रेनिन इज अ हार्मोन। ये रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, और इस एंजियोटेंसिन 1 को लंग का ये फैक्टर ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक हार्मोन की तरह वर्क करता है। एंजियोटेंसिन 2 3 काम करता है। पहला काम कि खुद जाता है पीसीटी के पास और वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। वाटर ब्लड में पहुंचता है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और बीपी जो कम है वो भी बढ़ जाता है। यही नहीं, एंजियोटेंसिन 2 वो एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे एक हार्मोन सीक्रेट कराता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को हम कहते हैं सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ये सॉल्ट को रिटेन करने का काम करता है। ये एल्डोस्टेरोन डीसीटी पे जाता है और वहां से सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कराता है। जब सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है तो पीछे पीछे वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस तरह से ये वाटर और सॉल्ट ब्लड में जाता है और ब्लड के बीपी को रेज कर देता है, क्योंकि वॉल्यूम को बढ़ाता है तो बीपी भी क्या होता है? बढ़ जाता है। यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन, यहाँ से वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करा के ये ब्लड प्रेशर जो कम हो गया है उसको रेज कर देता है। केवल इतना ही नहीं, एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करे। ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके भी बीपी को हाई करता है, ये भी इसका काम होता है। तो ये भी लिख लीजिए, एंजियोटेंसिन 2 एक्ट एज पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, act as powerful vasoconstrictor and increases BP वो बीपी को बढ़ा भी देता है। तो आपने देखा कि इन 3 तरीकों से, यहाँ से वाटर सॉल्ट, यहाँ से वाटर पीसीटी से, डीसीटी से वाटर सॉल्ट और ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करके इन 3 तरीकों से ये बीपी जो कम हो गया इसको रेज कर देता है ताकि यूरिन बनने में कोई दिक्कत ना है, प्रेशर इतना मिले कि किडनी में फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो। ठीक है, अब ये रैश सिस्टम जो है ना वो
बढ़ाने लगता है, बीपी को बढ़ाने लगता है और बढ़ाता चला जाता है, इसको पता ही नहीं लगता कि कब रोकना है, तो बीपी ये ज्यादा बढ़ा देता है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ाएगा तो भी दिक्कत है, मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि रैश सिस्टम को अपोज करने के लिए ये एक सिस्टम आता है, ये फोर्थ सिस्टम है, उसे आप कह सकते हो कंट्रोल बाय एएनएफ। इसका फुल फॉर्म हुआ एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ये रैश को कंट्रोल करता है या इनहिबिट करता है। ये एएनएफ जो एट्रिया है उसकी लेटरल वॉल सीक्रेट करती है, हार्ट के एट्रिया की लेटरल वॉल्स। ये एएनएफ रैश को कंट्रोल करता है, दैट मींस ये रैश को इनहिबिट करता है ताकि बीपी बहुत हाई ना हो। केवल इतना ही नहीं, ये एएनएफ ब्लड वेसल्स का डायलेशन भी कराता है, जिससे बीपी अगर हाई हो गया तो वो लो हो जाता है। तो इस तरह से ये रैश को रोकता है ताकि बीपी बहुत ज्यादा भी ना बढ़ जाए। तो लिखिए कंट्रोल बाय एएनएफ एंड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इसमें लिखिए एएनएफ इज सीक्रेटेड बाय लेटरल वॉल ऑफ हार्ट ऑफ एट्रिया, लेटरल वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट्स, लेटरल वॉल ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट्स। ANF opposes RAS. ANF opposes RAS. That is, it inhibits the secretion of. That is, it inhibits the secretion of renin. R-E-N-I-N. Renin. Inhibits the secretion of renin. Full stop. ANF also causes dilation of blood vessels, and thus decreases BP to make it normal, और इस तरह से बीपी को नॉर्मल कर देता है। इसका मतलब जो चारों चीजें हमने पढ़ी, माइजेनेट ऑटो रेगुलेशन वो बीपी हाई होने पे काम कर रहा था, कंट्रोल बाय एडीएच वो ब्लड वॉल्यूम कम होने पे या बीपी कम होने पे काम कर रहा था, जबकि रैश बीपी कम होने पे काम कर रहा था, और कंट्रोल बाय एएनएफ ये कब काम कर रहा था, जब बीपी हाई हो जा रहा था, इसको रोकने के लिए, और हाई हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आता है। तो ये सारी चीजें हो गई रेगुलेशन ऑफ किडनी।